अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आपको आइडिया है जैसे कि ये लॉकडाउन की सिचुएशन है और इसमें जो हर बंदा जो है वो क्वारंटीन है, तो आपको आइडिया है कि अब इसमें आपने एमडी कैट की प्रिपरेशन तो करनी है अपनी। तो एमडी कैट की प्रिपरेशंस के लिए आपको घर से ही काम करना पड़ेगा, जैसे कि नॉर्मली हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं आप लोगों की। तो एमडी कैट की प्रिपरेशंस के लिए वी आर ट्राइंग कि आपके लिए जो है वो घर पे ही आपको क्लासेस जो है वो अवेलेबल हों। तो इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें आपकी एमडी कैट की प्रिपरेशन की जाए। सही। अब आपको आइडिया है कि एमडी कैट क्या चीज़ है और कौन इसको कंडक्ट करता है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। एमडी कैट आपको आइडिया है कि ये एक सिंपल टेस्ट है। इट इज़ एन एम डी कैट। एमडी कैट आपको पता है कि ये स्टैंड्स फॉर मेडिकल, दिस स्टैंड्स फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट है। सही। और इसमें हमें पता चला कि दिस इज़ सिंपल टेस्ट, और इस टेस्ट को जो कंडक्ट करता है आपको पता है जी, दैट इज़ यूएचएस। ठीक है, यूएचएस उसको कंडक्ट करता है, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। अब अभी हमने कहा कि ये एक टेस्ट है और ये टेस्ट किसके ऊपर बेस कर रहा है, तो ये जो टेस्ट है आपको पता है दिस इज़ बेस्ड ऑन एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ के ऊपर ये बेस कर रहा है। इसमें सबसे पहले आप देखें तो किस में से एमसीक्यूज़ है। नंबर 1 बायोलॉजी है, देन केमिस्ट्री, देन नंबर 3 पे अगर आप देखें तो वो है फिज़िक्स, और नंबर 4 पे हमारे पास है दैट इज़ इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट है। इसमें अगर आप देखें बायोलॉजी में से राउंड बोर्ड जो है वो 80 एमसीक्यूज़ आने हैं, केमिस्ट्री में से 60 एमसीक्यूज़ हैं, फिज़िक्स में 40 हैं, और इंग्लिश में से 20 एमसीक्यूज़ आने हैं। सही। अब इनको अगर आप टोटल करें तो आपको पता चलेगा ये 200 एमसीक्यूज़ बेस्ड एक टेस्ट है। ठीक है, 200 एमसीक्यूज़ बेस्ड एक टेस्ट आता है। और अगर आप देखें टोटल मार्क्स, आपको पता है हर एमसीक्यूज़ 1 नंबर का होता है, तो इसमें टोटल अगर आप मार्क्स की बात करते हैं, सो हाउ मेनी टोटल मार्क्स will be there? So total marks definitely 200 multiply by 1 is equal to हमारे पास, so ये 200 का एक टेस्ट है। इम्पोर्टेंट जो चीज़ इसके अंदर है, सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है, पहले नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी। सो नो नेगेटिव मार्किंग इज़ देयर, राइट, नो नेगेटिव मार्किंग दे। सो बेटर इज़ दैट कि आप 200 के 200 जो है वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें, चाहे वो आपको आते हैं चाहे वो नहीं आते इसके अंदर। सही। लेकिन कोशिश अपनी पूरी करें प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंगली। ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो यूएचएस है, आपको पता होना चाहिए कि यूएचएस के अकॉर्डिंगली इसमें 2 तरह के कॉलेजेस आते हैं। एक तो इसमें जो कॉलेजेस हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और दूसरे जो हैं दे आर डेफिनेटली वो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आते हैं। ठीक है। अब इनके अंदर नंबर ऑफ़ सीट्स भी डिफरेंट है, आपको पता होना चाहिए जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। ठीक है जी, नंबर ऑफ़ सीट्स वो प्राइवेट में और मेडिकल कॉलेज में डिफरेंट है। इसके अंदर तकरीबन 3500 सीट्स हैं और इसके अंदर तकरीबन 4300 सीट्स है। टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर आप बात करें तो याद रखिएगा ये 19 है और ये जो है दैट इज़ 35। सो प्राइवेट कॉलेजेस हैं 35, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं टोटल 19, और इनको मिलाकर आप देखें तो ये राउंड अबाउट आपको 7800 सीट्स अवेलेबल हैं। 7800। ठीक है। तो आप देखें 3500 और ये 4300, 7800 सीट्स अवेलेबल होती है। और अगर आप देखें टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कितने हैं, लास्ट ईयर अगर आप देखें तो आपको पता होगा कि तकरीबन 70,000 जो स्टूडेंट है वो अपीयर हुए थे इस टेस्ट के लिए, 70,000, और इन 70,000 में से जस्ट 7800 स्टूडेंट्स मेडिकल के लिए क्वालिफाई करते हैं। ठीक है। इसलिए आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है, कितना ज़्यादा मेरिट है। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है। इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन आप लोगों को करनी है और बेहतरीन से बेहतरीन करनी है ताकि आप अपनी सीट को सिक्योर कर सकें। ठीक है। तो इसमें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो यूनिट है इसके अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं। सो यूनिट नंबर 1 से हम स्टार्ट लेते हैं। दिस इज़ यूनिट नंबर 1। इसको यहाँ पर हमने नाम दिया हुआ है दैट इज़ B1, और ये आपकी बुक के अकॉर्डिंगली देखें
तो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 4 और यू नो दैट द चैप्टर नंबर 4 इज द सेल, वो एक सेल है, ठीक है जी बात। सेल चैप्टर, हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें अगर देखो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारे पास है जी सेल मेम्ब्रेन। सो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, और आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम इसको एक और नाम भी देते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा लीमा, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा लीमा, या इसको सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल सरफेस मेम्ब्रेन। तो याद रखिएगा ये सारे इसी के ही नेम है एक चीज़ के। नो व्हाट इज दैट, अगर आप इसको डिफाइन करें सिंपली, सो व्हाट इज दैट, डेफिनेशन क्या है इसकी, तो यू नो वेरी वेल, इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल, दिस इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल्स। हम प्लांट्स की बात नहीं करते क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स के बाहर जो है वो एक सेल वॉल होती है, ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स, व्हाट अबाउट द प्लांट्स, यू नो दैट के प्लांट्स के बाद सपोज एक प्लांट का एक सेल है, लेकिन प्लांट के सेल के बाहर आपको पता है कि देयर इज अ वॉल एंड दिस इज नोन एज अ सेल वॉल। सो दिस इज आउटर मोस्ट बाउंड्री इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखें तो दिस इज एन आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल्स, राइट। फिर आपको पता है इसकी कंपोजिशन भी अगर आप देखें कंपोजिशनली, तो कंपोजिशन में आपको क्या चीज़ मिलेगी इसके अंदर, सो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यूज बनेगा इसके अंदर कंपोजिशंस का। सो आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी प्रोटीन्स इज देयर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहले नंबर पे आपको आइडिया है, नंबर 1 पे दैट इज प्रोटीन, सेकेंड नंबर पे जो है दैट इज लिपिड्स, और जो थर्ड नंबर पे है दैट इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स, सही। अब इसमें अगर आप देखें तो प्रोटीन्स कितने परसेंट है आपके पास, सो यू नो दैट इज 60 to 80%, और लिपिड्स की अगर हम बात करते हैं तो यू नो दैट इज 20 to 40%, और ये जो है यू नो दैट दिस इज ओनली अ ट्रेस अमाउंट, ट्रेस अमाउंट थोड़ी सी अमाउंट के। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इसके अंदर, आपसे पूछा जाता है कि प्रोटीन कितने परसेंट है, सो वी सी द राइट आंसर इज 60 to 80% है। लिपिड्स कितने परसेंट है, दैट इज 20 to 40%, ऑब्वियसली। कार्बोहाइड्रेट जो स्मॉल अमाउंट के अंदर होता है दैट इज ट्रेस अमाउंट। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर, आप देखें तो इसमें हमारे पास जो एमसीक्यूज बन सकता है वो ये है, द फंक्शनल diversity of the cell membrane is due to dash, किसकी वजह से है। ऑप्शन है आपके पास है जी ओनली प्रोटीन, ऑप्शन बी है आपके पास ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, और ऑप्शन सी है आपके पास ओनली लिपिड्स, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास ऑल ऑफ दीज जी। तो अगर आप देखिए इनमें से सबसे क्वेश्चन को जरा समझ लें, कह रहा है फंक्शनल डाइवर्सिटी। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन के पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंगली इसमें क्या चीज़ है जो उसको ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है, यानी इतने ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, वो किस वजह से है। सो व्हाट इज द राइट आंसर, आप देखें तो याद रखिएगा ऑल ऑफ देम आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर डाइवर्सिटी। सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस, ठीक है। यानी प्रोटीन अपना रोल प्ले कर रही है, कार्बोहाइड्रेट्स अपना रोल प्ले कर रही है, इसके अलावा लिपिड्स अपना रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर एमसीक्यू है पहला, कंपोजिशनली अगर हम देखें। फिर आपको पता है इसके अंदर हम मॉडल्स की बात करते हैं, सो देयर आर डिफरेंट मॉडल्स जो इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, स्ट्रक्चर को। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास है, इट इज कॉल्ड एज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। सबसे पहला मॉडल आपको पता है यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल है, इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है, इसके अकॉर्डिंगली आप देखें तो हमारे पास इस तरह करके एक ग्लोबुलर प्रोटीन्स है दो,
ठीक है, और इसके बीच में क्या चीज है, दैट इज अ लिपिड बाइलेयर है। सो व्हाट इज दैट, दिस इज लिपिड बाइलेयर होती है, ठीक है। सो व्हाट इज दैट, दिस इज, इट इज अ लिपिड बाइलेयर, ठीक। और ये क्या चीज है बोला, व्हाट इज दैट, दिस इज ऑब्वियसली इट इज अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और ये भी हमारे पास क्या है, व्हाट इज दैट, अगेन दिस इज अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन है हमारे पास, ठीक है। तो आप देखिए दो ग्लोबुलर प्रोटीन, उसके बीच में क्या आ रहा है, लिपिड की एक बाय लेयर आ रही होती है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें, यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है तो आपसे पूछा जाता है कि विच वन इज अ सैंडविच मॉडल, विच वन इज अ सैंडविच मॉडल। आपके ख्याल में सैंडविच मॉडल कौन सा है, ऑप्शन ए अगेन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है जी, नंबर एक। नंबर टू दैट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नंबर थ्री इज दैट अ वाटसन एंड क्रिक मॉडल, या फिर ऑप्शन डी आपके पास नन ऑफ दीज। जी, इसके अंदर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, दिस इज कॉल्ड एज अ सैंडविच मॉडल, दिस इज नोन एज अ सैंडविच मॉडल। सो सैंडविच मॉडल किसको इंडिकेट किया जा रहा है, दिस इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। व्हाई, क्योंकि आप देखें ना, लिपिड की बाइलेयर वो सैंडविच बन रही है, जिस तरह सैंडविच देखें, ये दो चीज़ें आप जैसे आप सैंडविच खाते भी हैं, तो वो दो लेयर जो उसके बीच में लिपिड की लेयर आ रही है, ठीक है, इसीलिए इसको सैंडविच का नाम देते हैं। सो दिस इज नोन एज सैंडविच, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इज नोन एज सैंडविच। अच्छा, ये तो एक क्वेश्चन इसका था। दूसरा एक और क्वेश्चन भी इसमें बनता है, और वो क्या है, हम नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन according to unit membrane model, according to unit membrane मॉडल, वो कितनी है आपके ख्याल में। ऑप्शन ए आपके पास है जी एक लेयर है, ऑप्शन बी दो लेयर्स हैं, ऑप्शन बी तीन लेयर्स हैं, या फिर चार लेयर्स हैं। जी, कितने आपके ख्याल में इसमें लेयर्स बन सकती है। सो यू कैन राइट दैट, यहाँ पर ये पहली लेयर है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। सो देयर आर 4 लेयर अकॉर्डिंग टू दिस वन। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ठीक है। आपने डायग्राम तो देखी होगी, लेकिन डायग्राम को अब आपने टेक्निकली समझना है, ठीक है, कि कितनी लेयर्स बन रही है उसके अंदर। सो यू कैन इमेजिन दैट कि यहाँ पर आपको 4 लेयर्स मिल रही होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, अगर आप इस तरह से अगर आपने पढ़ा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ कि विच टाइप ऑफ लिपर्ड्स आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। आपके ख्याल में लिपिड में कौन से टाइप्स के लिपिड्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए अगर आप देखें, ऑप्शन ए आपके पास, तो व्हाट इज दैट इज फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है जी, फॉस्फोलिपिड्स। ऑप्शन बी आपके पास स्फिंगोलिपिड्स। ऑप्शन सी है आपके पास कोलेस्टेरॉल, या फिर ऑप्शन डी अगेन आपके पास है जी ऑल ऑफ दिस। आपके ख्याल जी क्या आंसर आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं लिपिड्स के बारे में, तो याद रखिएगा इसमें भी ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन बन रहा है कि हर तरह के लिपिड्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर हर तरह के लिपिड्स पाए जा रहे होते हैं। अब इसमें भी अगर आप देखें तो एक और क्वेश्चन भी बन जाता है, आपको पता है कि लिपिड का ये मॉलिक्यूल, इसका ये जो पार्ट है हेड रीजन होता है, और हमेशा हेड रीजन जो होता है दैट इज हाइड्रोफिलिक। सो दिस इज हाइड्रोफिलिक पार्ट। और आपको पता है ये जो पार्ट है सेकेंड वन, दिस वन इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक पार्ट। अगेन बुक डायग्राम को अच्छी तरह आपने देखना है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस ट्रिकी आते हैं। जैसे ये देखिएगा, इसमें ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच पार्ट ऑफ द लिपिड इज अटैच टू द ग्लोबुलर पार्ट, ठीक है। विच पार्ट, ये लिपिड है, इसका कौन सा पार्ट ग्लोबुलर प्रोटीन के साथ अटैच है। तो यू कैन सी इट इज हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है, इट इज हाइड्रोफिलिक
फिलिक पार्ट इज अटैच विद द ग्लोबुलर प्रोटीन। इज दैट ओके? तो ये हमारे पास इसके अंदर लिपिड्स की ये लेयर्स के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे थे मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास पहला मॉडल है। दूसरा जो मॉडल है वो हमारे पास क्या है? सो द सेकंड मॉडल इज दैट इज नोन एज, इट इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है जी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। अब यहां पर ये भी क्वेश्चन बन सकता है विच वन इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। आपको पता है कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा है? दैट इज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ठीक है। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंगली क्या है? कहता है सेल मेम्ब्रेन ऐसे नहीं है जैसे इसने एक्सप्लेन की है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में। इसके अकॉर्डिंगली आप देखें तो सेल मेम्ब्रेन इस तरह करके होती है, दिस इज अ मेम्ब्रेन, ठीक है, इस तरह करके मेम्ब्रेन है। और इसमें अगर आप देखें तो इस तरह ये लिपिड्स की बायलेयर होती है, ठीक है। इट्स नॉट अ सैंडविच वन, ये इस तरह लिपिड की बायलेयर है, ठीक है। ये और आप देखिएगा तो ये हमारे पास इस तरह करके ये लिपिड की बायलेयर फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन ये सैंडविच मॉडल नहीं है। अगेन बोल रहा हूं, दिस इज नॉट अ सैंडविच मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंगली प्रोटीन जो है वो सैंडविच नहीं होती, बल्कि इस तरह दरमियान में एम्बेडेड होती है, इसलिए वर्ड मोज़ेक का दिया हुआ है। और आपको पता है मोज़ेक का लिटरली मतलब है सजावट के लिए जो चीज़ यूज़ की जा रही हो, ठीक है। अब इस तरह का ये लिपिड की लेयर है, ठीक है। सो दिस इज लिपिड बायलेयर। अब इसके बीच में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई प्रोटीन नजर आएगी इस तरह करके। सपोज एक ये प्रोटीन है इस तरह करके, ठीक है। सो ये हमारे पास डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स आ जाती हैं इसके अंदर। सो दीज आर द एक्चुअली ग्लोबुलर प्रोटीन। सो यू सी कि यहाँ पर ये ऊपर और नीचे नहीं है जैसे इसके अंदर आपने देखा था, ये इसके अंदर एम्बेडेड है, ठीक है। आपने देखा ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, इस चीज़ को नाम दिया जा रहा है फ्लूइड मोज़ेक। मोज़ेक सजावटी है, उसके इंटरनली है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है। लिपिड की बायलेयर के बीच में है, ऊपर और नीचे नहीं है, ठीक है। इस तरह का मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसके फंक्शंस अगर आप देखें तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस मेम्ब्रेन, आपको आइडिया इसमें फंक्शन नंबर 1 पे अगर आप देखें तो इसको आप सेल मेम्ब्रेन को आपको पता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है जी, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस है, और वो इंपॉर्टेंट इसमें देखिए कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखिए 2 वर्ड यूज हो रहे हैं, एक डिफरेंशियली और एक सिलेक्टिवली परमिएबल। अब क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन किस वजह से है और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन किस वजह से है, ठीक है। सो आपसे क्वेश्चन किया जाता है द वर्ड सिलेक्टिविटी इन मेम्ब्रेन is used for what, किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है? ऑप्शन ए आपके पास है जी लिपिड्स, ऑप्शन बी आपके पास है जी प्रोटीन्स, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास अगेन कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर अगेन डेल्टा आपके पास है जी ऑल ऑफ दीज जी। तो याद रखिएगा सिलेक्टिविटी के लिए जो वर्ड है दिस इज यूज्ड फॉर द प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन सेलेक्ट करती है चीज़ों को, कौन सी चीज़ अंदर आएगी और कौन सी चीज़ बाहर जाएगी। अब इसके साथ दूसरा जो क्वेश्चन है द वर्ड डिफरेंशियली परमिएबल इज यूज्ड फॉर, ये किस चीज़ के लिए यूज हो रही है? तो इसमें अगर आप देखें तो क्या आंसर बन सकता है? सो याद रखिएगा इसका आंसर हमारे पास आ रहा है दिस इज द लिपिड वन, ठीक है। सो याद रखिएगा इसमें जो डिफरेंशियली का वर्ड है वो लिपिड्स के लिए है, और जो सिलेक्टिविटी का वर्ड है वो किसके लिए आ रहा है? बोला दैट इज फॉर द प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये इसमें आपको पता है 2 ही तो चीज़ें, या तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है या
डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसमें से कौन सी चीज़ें पास कर सकती हैं, आपको आइडिया इसमें जो चीज़ें पास कर सकती हैं, दीज आर द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दीज आर व्हाट, द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। इसमें जो चीज़ें पास कर सकती हैं वो कौन कौन सी हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, स्मॉल मॉलिक्यूल्स इसमें पास कर रहे हैं नंबर 1, और नंबर 2 इसमें से जो चीज़ पास कर सकती है दीज आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें से आसानी से ही क्या कर सकते हैं, दे विल क्रॉस थ्रू दिस वन, नंबर 1। एंड नंबर 2 जो पास कर सकते दैट इज लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। सो लिपिड सॉल्युबल वो भी इसमें से क्रॉस करके आसानी से इस तरह अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो सकती है। ठीक है, सो 2 चीज़ें इसमें से आसानी से पास हो जाती है, और आपको पता है 2 चीज़ें इसमें से आसानी से पास नहीं हो सकती। और वो कौन कौन सी हैं वाला, वो भी आपको आइडिया होगा। इसमें एक तो लार्जर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, लार्जर मॉलिक्यूल्स नंबर 1, और नंबर 2 पे जो चीज़ है दैट इज चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स वो इसमें से आसानी से ना तो ये अंदर आसानी से पास हो जाएंगे और ना ये पास हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास इसकी अकॉर्डिंगली फिर आप देखें तो इसके जो रोल है वो इसमें आ जाता है, उसको कहते हैं जी ट्रांसपोर्ट। और आपको पता है ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंगली 2 तरह की ट्रांसपोर्ट है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है आपको पता है ये ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सी होती है, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। पैसिव में अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आई थी। एक तो आ जाता है जी ऑस्मोसिस नंबर 1, नंबर 2 पे जो चीज़ है दैट इज डिफ्यूजन, और नंबर 3 पे जो है दैट इज अगेन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा, ये क्या हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट में आती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीज़ है, बोला एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इफ यू सी द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें हमारे पास आया था, आपने पढ़ा हुआ है दैट इज सोडियम पोटाशियम, सोडियम पोटाशियम ATPase नंबर 1, नंबर 2 कैल्शियम ATPase, और नंबर 3 पे जो चीज़ है ये भी आपने पढ़ा हुआ है दैट इज प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप। सोडियम पोटेशियम गेट्स आपने पढ़ा हुआ सेल में नर्व इम्पल्स के याद है, तो नर्व इम्पल्स के अंदर सोडियम पोटेशियम गेट्स हमने पढ़ा हुआ है इसके अंदर। फिर कैल्शियम ATPase, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा होगा आप लोगों ने। और फिर प्रोटॉन पंप है, ये भी आपने पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 11 के अंदर। तो ये चीज़ें हैं जो एनर्जी रिक्वायर्ड करते हैं। ठीक है जी बात, तो ये हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आई थी। फिर आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज सेल ईटिंग इज रेफर टू, ये क्वेश्चन आ जाता है जी इसके अंदर एमसीक्यू फॉर्म में। क्या है, व्हाट इज सेल ईटिंग, सेल ईटिंग का प्रोसेस क्या है। तो आपको पता है जो सेल ईटिंग का प्रोसेस है उसको हम नाम देते हैं दैट इज फैगोसाइटोसिस। ठीक है जी, फैगोसाइटोसिस को कहते हैं। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ है इसके साथ वो क्या है, उसको हम कहते हैं जी सेल ड्रिंकिंग। क्या है, व्हाट इज सेल ड्रिंकिंग। हाँ जी, व्हाट इज सेल ड्रिंकिंग, तो आपको पता है दैट इज नोन एज पेनोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 चीज़ें इसके अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आता है। ठीक होगी बात जी, तो आपको पता है ये इसके फंक्शंस में आ जाते हैं। और तीसरा जो इसका फंक्शन है दैट इज नर्व इंपल्स कंडक्शन। तो थर्ड वन फंक्शन इज व्हाट इज दैट, इट इज द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है जी, इम्पल्स भी कंडक्ट करती है इसके अंदर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अगेन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या चल रही होती है वाला, नर्व इम्पल्स। सही है, अच्छा जी, ये हमारे पास केस है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो एक लास्ट इसका एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर आप पूछा जाए कि विच कंट्रोल्स मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन fluidity and provide mechanical support। ठीक है जी, आपके ख्याल में कौन है, वो कौन सी चीज़ है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो उसकी फ्लूइडिटी को कंट्रोल कर रहा है और इसके अलावा उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन अगर आप दें, ऑप्शन नंबर 1 पे है हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स। ऑप्शन बी है आपके पास कोलेस्टेरॉल,
ठीक है, ऑप्शन सी है आपके पास फॉस्फोलिपिड्स, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास स्फिंगोलिपिड्स। ठीक है जी, स्फिंगोलिपिड्स। हाँ जी, क्या आंसर है आपके ख्याल में? तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आप बुक डायग्राम देखें, अगेन मैं बात कर रहा हूँ, डायग्राम को आपने अच्छी तरह देखना है इसके अंदर, ठीक है। और इसका जो आंसर है दैट इज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन द टर्जिडिटी एंड फ्लूइडिटी एंड इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, ये हमारे पास था सेल मेम्ब्रेन। सेकंड टॉपिक है, एंड दिस सेकंड टॉपिक इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोला जा रहा है। ठीक है, आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज है? एंडो मीन इनसाइड, ठीक है जी, और प्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म, रेटी मीन नेटवर्क। ठीक है जी, तो आपको पता है इसमें अगर आप इसको डिफाइन करें तो किस तरह डिफाइन करें? तो आप इसको इट्स अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स, इट्स अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स है दैट एक्सटेंड्स दैट इज थ्रूआउट साइटोप्लाज्म। ठीक है जी बात, तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब यहाँ पर अगर आप देखें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसके अंदर जो डिस्कस करते हैं, सो क्वेश्चन किया जा सकता है आपसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंड्स फ्रॉम डैश, ऑप्शन ए ओनली टू सेल मेम्ब्रेन, ओनली टू सेल मेम्ब्रेन, या फिर ऑप्शन बी आपके पास सेल मेम्ब्रेन एंड प्लस का साइन लगा रहा हूं एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर ऑप्शन सी आपके पास ओनली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जी, क्या इसका आंसर बनेगा? तो अगर आप देखिए बुक की भी एग्जैक्टली वर्डिंग है तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यही चीज़ अगर आप देखिए, एक सेल है, सपोज दिस इज कंसीडर दिस इज अ सेल, सेल के अंदर आपको पता है कि ये एक सेंटर में जो चीज़ होती है दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। ठीक है, और आपको पता है ये क्या चीज़ है इसके बारे, दिस इज कॉल्ड डेफिनेटली इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है जी, न्यूक्लियर इसकी ये मेम्ब्रेन है, और ये जो चीज़ है, ठीक है, व्हाट इज दैट? डेफिनेटली इट इज कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर जो चीज़ एक्सटेंड कर रही है वो है ये वाली, दिस यहाँ से एक्सटेंड होगी इस तरह करके, और ये कहलाती है एंडोप्लाज्मिक, देखिए रेटी, ये देखिए इस तरह का, इट्स नेटवर्क। ठीक है, एंड दिस वो नेटवर्क इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम ER से लिखते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक हो के बाद जी, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास टाइप आई थी इसमें। इसका अच्छा, इसका एक एक पार्ट ये जो है इसको आप नाम देते हैं, व्हाट इज दैट? दिस वन इज कॉल्ड एज सिस्टर्नी। ठीक है, सिस्टर्नी। आप देख सकते सिस्टर्नी क्या चीज़ है? इट्स अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जैसे ये मार्कर है, इट्स जस्ट लाइक अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक ट्यूब की तरह की स्ट्रक्चर है जो कि आप इस पार्ट में देख सकते हैं। एंडोप्लाज्मी देखिएगा, ये एक मिलकर क्या बना रही है, व्हाट इज दैट? इट्स अ ट्यूब, लुक एट दिस वन, इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसके में भी क्या है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये भी एक ट्यूब लाइक। तो दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है इसको हम नाम दे रहे हैं सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी का भी एक क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या है? सिस्टर्नी किस शेप में होती है? ऑप्शन ए आपके पास है लैमेली, ऑप्शन बी है वेजिकल, ऑप्शन सी है आपके पास ट्यूबुलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है द शेप ऑफ सिस्टर्नी कैन बी, ऑप्शन ए है आपके पास ट्यूबुलर, ऑप्शन बी है आपके पास वेजिकल, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास लैमेली। ठीक है, या फिर डी ऑप्शन है आपके पास ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता है ये
किसी भी फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है वाला, दैट इज ऑल ऑफ दिस। लैमेलिव फॉर्म में भी है, ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर भी है, और इसके अलावा वेजिकल शेप के अंदर भी है, ठीक है। ये तीनों फॉर्म इसके अंदर एग्जिस्ट कर सकती है, तो हमारे पास ये चीज़ इसके अंदर मौजूद है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको पता है इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ये वाली, वो सेपरेट है इस चीज़ से, साइटोप्लाज्म से, ठीक है, साइटोप्लाज्म से ही डिफर कर रही होती है। तो कौन सी चीज़, अगर आपसे पूछा है कौन सी चीज़ है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मटेरियल को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है, ठीक है, तो आपको पता है दैट इज कॉल्ड एज सिस्टर्नी, उसको नाम देते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सिस्टर्नी, इसको नाम दे रहे हैं। ओके ओके बात जी। तो ये हमारे पास इस तरह ये सिस्टर्नी की फॉर्म। अब आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके आपको पता है 2 टाइप्स, और वो 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक आपको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप लिखते हैं RER, ठीक है, और दूसरा है दैट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो हमारे पास 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, RER, और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RER, ये क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे ये देखिएगा, अब ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन हमारे पास है, सपोज दिस इज SER, आपको तो SER स्टैंड्स फॉर इट्स अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जो पार्ट आ रहा है दिस इज कॉल्ड एज RER। व्हाई इट इज कॉल्ड RER? बिकॉज इट हैज अटैच्ड व्हाट, यू कैन सी द अटैच्ड राइबोसोम्स आर देयर, इसलिए इसको रफ का नाम। सो व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसलिए इसको नाम दिया जा रहा है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको नाम दे रहे हैं। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? फंक्शन इंपॉर्टेंट MCQ इसके अंदर। RER का फंक्शन क्या है आपको पता है जी, दिस इज व्हाट दे आर हैविंग अटैच्ड राइबो, ठीक है जी, सोम्स, और इसका काम क्या है वाला, डेफिनेटली इसका काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, ठीक है जी, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, ठीक है। नंबर 1, SER के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है MCQ की फॉर्म में कि डिटॉक्सिफिकेशन इज द रोल ऑफ व्हाट, तो आंसर क्या लगाना वाला, दैट इज SER, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है जी, डिटॉक्सिफिकेशन। नंबर 1, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि विच वन इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड की मेटाबॉलिज्म कौन करता है, तो यहाँ पर आप देखिए दैट इज लिपिड, SER करता है लिपिड मेटाबॉलिज्म। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि विच वन इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स, तो आपको पता है ये भी ये काम करता है, इट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट। और अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए विच वन इज इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है जी, दैट इज कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो आप देखिएगा इसमें ये भी किसका रोल आ रहा है, SER के फंक्शंस के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रोल है किसका वाला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है जी बात। और आपको तो ओवरऑल इसके लास्ट पे जो हम फंक्शंस की बात करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट इज द फंक्शन, तो आपको तो इसका जो काम है वो ये है कि इट प्रोवाइड अ मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, इट विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है बाजी। तो इस तरह ये हमारे पास केस है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, और मतलब बात ये है, अगर आप अगेन बुक डायग्राम देखें तो ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर करके ये राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं ऐसे करके, ठीक है, पूरी मेम्ब्रेन के साथ इस तरह ये अटैच्ड है, ठीक है। तो राइबोसोम्स RER के साथ अटैच होने के साथ साथ किसके साथ अटैच लग रहे वाला, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है, और वो क्या है वाला कि राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू डैश, ऑप्शन ए आपके पास ओनली RER, ऑप्शन बी आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर ऑप्शन सी आपके पास बोथ RER एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास SR, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑब्वियसली अभी मैंने आपसे कहा इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज बोथ RER एंड
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरह, फिर से बोल रहा हूँ कि डायग्राम को आपने अच्छी तरह याद रखना है, ठीक है। डायग्राम में बहुत सारे ट्रिकी एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर राइबोसोम्स? आपको पता है राइबोसोम्स को जो है ना वो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। दे आर आल्सो कॉल्ड एज राइबो न्यूक्लियो, ठीक है जी, प्रोटीन पार्टिकल्स भी इसको नाम देते हैं, ठीक है। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स का नाम देते हैं, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे ये देखिएगा कि इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑर्गेनेल is found in both यूकैरियोट्स, ठीक है जी, एंड प्रोकैरियोट्स। हाँ जी, किस किस में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास, कौन सी ऑर्गेनेली है जो दोनों में पाई जा रही है? किस दोनों में बोला? इधर इधर यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। कौन सी ऑर्गेनेली है वो? तो ऑप्शन है आपके पास, दैट इज पैरोक्सिसोम्स, पैरोक्सिसोम्स। ऑप्शन बी आपके पास है जी ग्लाइऑक्सिसोम्स, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास राइबोसोम्स, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी ऑर्गेनेली है जो दोनों में पाई जा रही है? तो इसका एक ही आंसर है, वो क्या है बोला? व्हाट इज दैट? इट इज द राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम जो है दोनों, क्यों, व्हाई? तो इसके लिए इसका एक और एमसीक्यूज बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग इज या आर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, ठीक है जी। कौन सी आपके ख्याल में नॉन मेम्ब्रेनस? ऑप्शन है आपके पास, क्या है? दैट इज अगेन राइबोसोम्स। ऑप्शन बी आपके पास, ठीक है जी, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी आपके पास लाइसोसोम्स, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास अगेन पैरोक्सिसोम्स। जी, क्या इसका आंसर बनेगा? तो अगेन सिंपल सा है, ठीक है। वो क्या है? दैट इज अगेन राइबोसोम्स, क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेनस होती है, इसके गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए याद रखिएगा ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है, ठीक है। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में ये पाया जा रहा था, इसलिए हमारे पास ये चीज़ है। सो वाटर, अब हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है राइबोसोम्स। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, डेफिनेशन क्या है? तो आपको पता है राइबोसोम्स आर ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली विच इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, विच इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है इसके अंदर, वो क्या है कि राइबोसोम्स which of following acts as biosynthetic machinery, ठीक है, बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ प्रोटीन। हाँ जी, आपके ख्याल में मशीनरी क्या चीज़ है? व्हाट इज दैट मशीनरी? ऑप्शन है आपके पास, अगेन आपके पास है जी नंबर 1 पे राइबोसोम्स, ठीक है जी बात। ऑप्शन बी है आपके पास राइबोसोमल आरएनए, सी आपके पास है जी ट्रांसफर आरएनए, या फिर डी है आपके पास इट इज द मैसेंजर आरएनए। आपके ख्याल में मशीनरी क्या चीज़ है? व्हाट इज दैट मशीनरी? तो मशीनरी की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये राइबोसोम नहीं है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द मशीनरी, और मशीनरी याद रखिए यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है। अगर हम इसके अकॉर्डिंगली बात करें तो आपको पता है कि राइबोसोम्स क्या है बोला? दीज आर प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं ये। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा बोला? कि आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन फैक्ट्रीज आर, ठीक है जी, प्रोटीन फैक्ट्रीज आर डैश। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास? दैट इज राइबोसोम्स। अभी आपको समझ आई बात?
तो याद रखिएगा राइबोसोम फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री जैसे एक चार दीवारी होती है वो एक फैक्ट्री है, उसके अंदर मशीनरी फिक्स की होती है। वो मशीनरी क्या है? वो मशीनरी है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। और फैक्ट्रीज क्या हैं बोला? वो राइबोसोम्स आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसके अंदर आए थे, ठीक है। फिर आपको होता है कि इसमें राइबोसोम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो राइबोसोम में हमारे पास इसके अंदर दो फॉर्म्स आ जाती हैं, फॉर्म्स, ठीक है। और फॉर्म्स के अकॉर्डिंगली आपको पता है एक अटैच्ड फॉर्म है, अभी हम डिस्कस करके गए थे, नंबर 1 भी अटैच्ड है, ठीक है। और नंबर 2 पे जो चीज़ है दैट इज़ फ्री। फ्री कहाँ पर पाई जा रही है? यू नो दैट इट इज़ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और अटैच किसके साथ बना? दैट इज आर प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच, ठीक है बात। तो हमारे पास दो इसकी फॉर्म्स आ रही होती है। अच्छा, फॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप देखिए जो फ्री फॉर्म है इसमें अब दो और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसके अंदर बनते हैं, वो ये है कि फ्री राइबोसोम्स और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 3 ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना अपना डीएनए है। अगर डीएनए है तो राइबोसोम्स भी हैं, जैसे साइटोप्लाज्म में तो है ही, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पाया जाता है जी साइटोप्लाज्म के अंदर, इसके अलावा मैट्रिक्स में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा याद रखिएगा ये स्ट्रोमा में भी पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये है मैट्रिक्स और स्ट्रोमा, साइटोप्लाज्म, तीनों में याद रखिएगा फ्री फॉर्म है, और अटैच फॉर्म किसके अंदर पाई जा रही है? दैट इज आर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके अंदर फ्री फॉर्म्स आ जाती है दोनों के अंदर, ठीक है। अब आपको पता है इसके सब यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं, सब यूनिट्स, ठीक है, सब यूनिट्स, तो आपको पता है इसमें दोनों केस में डिफरेंट है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, इन केस ऑफ व्हाट? यूकैरियोट्स, ठीक है जी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स में अगर आप देखें तो आपको पता है ये इसमें प्रोकैरियोट्स में आप देखें इसमें जो स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। एक तो आपको पता है 2 इसके सब यूनिट है, एक तो स्मॉलर है और दूसरा कौन सा आ रहा है? दैट इज लार्जर सब यूनिट, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में स्मॉलर सब यूनिट कितने एस वाला है? दैट इज 30s, और इसमें अगर आप देखें तो वो हमारे पास 40s वाला है। भाई लार्जर सब यूनिट कितना है इसका? 50s, और इसका 60s बन जाता है। अब आपको पता है ओवरऑल कितना बनेगा बोला? प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें राइबोसोम कितने बन जाएंगे बोला? 30 और 50, इट विल बी 70s, ठीक है, इट विल बी 70s। और ये कितना बन जाएगा बोला? आपको आइडिया इस चीज़ का कि दैट इज 80s बन जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स सेडिमेंट एट एज फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, आपको बताइए, ठीक है, कितने पे सेडिमेंट हो रहा है? दैट इज 70s, ठीक है। और ये यूकैरियोट्स में कितना हो रहा है वाला? दैट इज 80s के ऊपर हो रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये है कि 30 और 50 तो 80 होना चाहिए, ये 70s कैसे रह गया? तो याद रखिएगा इसके लिए एक सिंपल सा एक आपने पढ़ा होगा, डेंसिटी का जो फार्मूला होता है दैट इज मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो जब ये मिलते हैं, सपोज कीजिएगा ये लार्जर सब यूनिट और ये स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। तो जब ये दोनों मिलेंगे आपस के अंदर तो जाहिर सी बात है डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर डेंसिटी बड़ी है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बोला? कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलेशनशिप, ठीक है। तो अगर डेंसिटी बढ़ी तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसीलिए अगर देखें तो बजाय इसके कि ये 80s रहता है, ये कितना हो गया बोला? 70s हो गया, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी बढ़ी तो वॉल्यूम कम हो गया इसके अंदर। सिमिलरली इस केस में भी आप देखें तो ये 100s की बजाय कितना रह जाता बोला? इट इज 80s। समझ आ गया आपको? तो ये चीज़ें आपने अच्छी तरह ध्यान में रखनी है। और इसमें जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पॉलीसोम्स के बारे में। सो व्हाट इज पॉलीसोम? आपको पता पॉली जो सोम है, व्हाट इज दैट? आपको पता पॉलीसोम को एक और नाम भी देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड पॉली राइबोसोम्स, ठीक है जी, पॉली राइबोसोम्स। व्हाट इज दैट? इट्स अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स, इट इज ग्रुप ऑफ, ठीक है जी, राइबोसोम्स हैं। और ये किसके साथ अटैच्ड हो रही है? मतलब डेफिनेटली दीज आर अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए, क्योंकि इसका काम है आपको पता है प्रोटीन बनाना है। तो प्रोटीन बनाने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा बोला? एक मैसेज रिक्वायर्ड होता है। और मैसेज कौन लेकर आता है? वो है मैसेंजर आरएनए, ठीक है।
इसलिए ये पॉलीसोम गया। देखिए इस तरह सपोज ये हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, दिस इज मैसेंजर आरएनए, और इसके साथ क्या अटैच्ड है वाला, यू कैन सी देयर इज अ स्मॉलर सब यूनिट एंड देयर इज लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट, ठीक है। तो आपने देखा क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम। आप देखिए ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स आ रहे हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ कहाँ अटैच हो रहे हैं, दिस इज अटैच टू द मैसेंजर आरएनए, ठीक है। सो दिस इज मैसेंजर आरएनए, एक धागा है जिसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं, इसको नाम देते हैं पॉलीसोम्स के बारे में, ठीक है, या पॉली राइबोसोम। ओके, चलिए इसका लास्ट जो एमसीक्यूज बन सकता है वो क्या है, लास्ट जो एमसीक्यूज बन सकता है अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन डैश डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में होती है आपके ख्याल में। तो आपको पता है डायरेक्शन को जब भी हम लिखते हैं, ऑप्शन ए आपके पास है जी 3 प्राइम से 5 प्राइम, ऑप्शन बी आपके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सी आपके पास जी 5 प्राइम टू 5 प्राइम, या फिर डी आपके पास है जी 3 प्राइम टू 3 प्राइम। आपके ख्याल में क्या आंसर आएगा वाला, यस। तो याद रखिए इसका आंसर है 5 प्राइम टू द 3 प्राइम। आपने पढ़ा हुआ है सेंट्रल डोगमा के बारे में, ठीक है, सेकेंड ईयर के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि सेंट्रल डोगमा में हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ चलते हैं, सही है। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, ठीक है। और तो ये हमारा अभी पहला इसका टॉपिक कंप्लीट हुआ है यूनिट 1 का, सही।